हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, आवाज क्लियर है ना सबको? आवाज क्लियर है और ये सब दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कल हम लोगों ने जो किया था, हम लोग ये सब कर चुके थे। रिफ्रैक्शन, इसकी जो है डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वगैरह कर चुके थे सारा। और हम लोग जो है टीआईआर पे बात कर रहे थे, है ना? और टीआईआर की अपने एप्लीकेशन वगैरह देखी थी, क्या क्या एप्लीकेशन होती है उसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और हम फिर क्वेश्चन कर रहे थे इसके। तो एक क्वेश्चन हम कल कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन हमें आज करने हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है? तो उसको स्टार्ट करते हैं। कल में किसी को डाउट तो नहीं है कि कल वाले में? जो कल किया था? नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज भी। तो हमने कल टीआईआर पढ़ा था। हमने देखा था टीआईआर में जो होता है हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है जब रे हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है। तो अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो देन यू है जो रे आपकी होती है, इट सफर द इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उस केस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो जो है आपके मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड मीडियम के। जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम के मुकाबले कितना है उस पर डिपेंड करता है म्यू पे, क्रिटिकल एंगल। तो हमने वो सब देखा था कल, और अब हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस। और आपका फॉर्मूला आया था म्यू और साइन में क्या रिलेशन आता है सी में? म्यू और सी में क्या रिलेशन है भाई? कोई बताएगा म्यू और सी में रिलेशन क्या है, क्रिटिकल एंगल में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/μ। करेक्ट। जो क्रिटिकल एंगल होता है आईसी या सी बोलो, तो वो जो होता है 1/μ के बराबर होता है, ठीक है? गुड, आयुषी। ओके, तो यहाँ से जो है हमारी एक दो मीडियम है, ए और बी। ए में जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है 1.8 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और बी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 2.4 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो हमें बताना है क्रिटिकल एंगल कितना होगा इस केस में। तो हमें बताना है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। एंगल तो नहीं आएगा आपका, साइन इनवर्स के टर्म में आएगा, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स जो भी आएगा, दैट विल बी द आंसर। सर साइन इनवर्स 3/4। यस करेक्ट। बाकी लोगों का भी आ गया?
म्यू ए और म्यू बी हमें पता है। सी बाय 10 टू पावर ये होगा, निकाल भी सकते हो आप चाहो तो सी की वैल्यू पुट करके, लेकिन हमें जरूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका म्यू ज़्यादा होगा म्यू ए का, तो ये म्यू डेंसर है, तो क्रिटिकल एंगल जो होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा। तो यानी कि हमें जब म्यू चाहिए तो विल फाइंड म्यू ए विद रिस्पेक्ट टू म्यू बी, इसकी वैल्यू में चाहिए। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी म्यू ए बाई म्यू बी, वो आएगी सी बाय 1.8 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय म्यू बी। बी हमारा सी बाय 2.4 10 टू पावर 8। 2.4 वाला ऊपर चला जाएगा, 10 टू पावर 8 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2.4 बाय 1.8 6 से कैंसिल करोगे तो 4/4/3 आएगा, है ना, 4/3। अब ये आ गया आपका रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब जब आप निकालते हो साइन सी या साइन आई सी, तो यू राइट साइन आई सी इक्वल टू 1/म्यू। ये डेंसर का होता है रिस्पेक्ट टू रेयरर, तो यहाँ पे म्यू पुट करोगे तो इट विल बिकम 3/4/3, तो इट विल बिकम 3/4। आई सी विल कम साइन इनवर्स 3/4। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये क्वेश्चन ये है कि ये आपकी एक रे आ रही है वाइट लाइट की, ये एयर है और ये ग्लास है और ये वाइट लाइट है। अब यहाँ से जो है ग्रीन जो रे है यहाँ पे, वो ग्रीन ऐसे चली जाती है, जो ग्रीन है वो ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस केस में जो इमर्जिंग रे होगी जो बाहर निकलेगी, इमर्जिंग रे विल हैव कलर्स, कौन से? ऑप्शन है आप पे येलो, ऑरेंज रेड, वायलेट इंडिगो ब्लू, या ऑल कलर, या ऑल एक्सेप्ट ग्रीन। इमर्जिंग रे विल हैव कलर्स। सर डी। क्यों? सर वाइट लाइट में से ग्रीन तो सेपरेट हो गई, तो बाकी सारी। नहीं, थोड़ा और सोचो। सर ए। ए का क्यों है ये, कैसे निकाला ये? तो क्योंकि वायलेट इंडिगो ब्लू की वेवलेंथ कम होगी तो वो ज्यादा रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, तो तो सर और ग्रीन तो आ ही नहीं रहा, तो सर बचे तीन, येलो ऑरेंज रेड। नहीं, थोड़ा सा और सोचो, क्रिटिकल एंगल के उससे सोचो थोड़ा, कंसेप्ट से। कौन सी रे आपकी रिफ्लेक्ट करेगी, कौन सी रिफ्रैक्ट करेंगी, उससे सोचो थोड़ा।
क्योंकि जो येलो और ऑरेंज रेड है इनका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो हम्म, म्यू कम होगा, तो हम्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस इनका ज्यादा होगा। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम होगा, ज़्यादा कैसे हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हो या क्रिटिकल एंगल बोल रहे हो? सॉरी, क्रिटिकल एंगल। ओके, ठीक है, आपका जो क्रिटिकल एंगल का रिलेशन है वही आ रहा है, तो यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइन आई सी जो है प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, यानी अगर मेरा लैम्डा ज़्यादा है तो मेरे को क्रिटिकल एंगल ज़्यादा चाहिए। तो अगर मैं विबग्योर में देखूँ, मेरा लैम्डा ऐसे इंक्रीज करता है, तो मेरा क्रिटिकल एंगल भी ऐसे इंक्रीज करेगा, तो यानी रेड वाले को ऐसे ही बनेगा मेरे ख्याल से, रेड वाले का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा सबसे। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा उसका है रेड वाले का, सबसे कम किसका? वायलेट का। ठीक है, अब ग्रीन वाली लाइट कैसे गई है? ग्रीन वाली लाइट इधर को चली गई, यानी ग्रीन वाली लाइट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ग्रीन वाली लाइट का, वो किसके बराबर होगा? इसके क्रिटिकल एंगल के बराबर। ऐसा कब होता है? रे जब आती है और ऐसे चली जाती है, कब होता है ये? जब आई क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। तो यहाँ पे आई जो है क्रिटिकल एंगल के बराबर है, किसके क्रिटिकल एंगल? ग्रीन के। जो अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस डाला है वो ग्रीन के क्रिटिकल एंगल के बराबर है। ठीक है, ग्रीन मतलब ये वाला कलर। ठीक है, ओके। अब जिनका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, आपने तो कोई एंगल डाल दिया इसमें, अब जिनका क्रिटिकल एंगल इससे ज्यादा, जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्रिटिकल एंगल की, उनके लिए तो एंगल अभी कम है ये, तो रे क्या करेंगी? वो क्या करेंगी? रे वो रिफ्रैक्ट करेंगी या रिफ्लेक्ट करेंगी? रिफ्रैक्ट। इनको क्रिटिकल एंगल ज्यादा चाहिए, तो ये आपके इस मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएंगी, क्योंकि इनका क्रिटिकल एंगल अभी आया नहीं जो उनको चाहिए था। और जिनका क्रिटिकल एंगल कम होगा, उनका आप उससे आप यानी उनके केस में आप क्या कर रहे हो? उनके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंस कर रहे हो, तो क्रिटिकल एंगल जब होता तो यूं जाती, और आप उससे ज्यादा एंगल पे करोगे तो वो अंदर आ जाती है। रे हमने कल पढ़ा था ये। तो जिनका क्रिटिकल एंगल आपने क्रॉस कर लिया, जिनके क्रिटिकल एंगल से आपका एंगल ये ज्यादा है, वो क्या होगा? वो अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने जो डाला है वो आपने ग्रीन के क्रिटिकल एंगल तक डाला है, तो ग्रीन के क्रिटिकल एंगल से इनका क्रिटिकल एंगल कम होगा, वायलेट इंडिगो ब्लू का। अगर इनका क्रिटिकल एंगल कम होगा वायलेट इंडिगो ब्लू का, तो ये तो कर देंगे रिफ्लेक्ट, ये तो केसीए बन जाएगा आपका। सॉरी, इनका क्रिटिकल एंगल कम है ना, इनका क्रिटिकल एंगल हमारा इनका क्रिटिकल एंगल हमारा कम है। अगर क्रिटिकल एंगल कम है और आपने क्रिटिकल एंगल ज्यादा डाला हुआ है, तो ये क्या करेंगी? यहाँ आ जाएंगी वापस, क्योंकि आपने ऑलरेडी इनके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया हुआ है। तो आपका जो आई है वो मोर देन है आई सी फॉर, अगर ऐसा केस है तो दिस इंप्लाइज दैट योर आई इज मोर देन फॉर द आई सी ऑफ वायलेट इंडिगो ब्लू। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ज्यादा है देन द क्रिटिकल एंगल और वायलेट इंसिडेंस ब्लू। तो ये क्या करेगा? ये अंदर आ जाएंगी सारी रे, आपने उससे ज्यादा एंगल डाला। और बाकी जो केस है, आपका जो आई है वो छोटा हो जाएगा आई सी फॉर द रिमेनिंग कलर येलो ऑरेंज रेड। तो आपका अभी आई जो है अभी छोटा है, उतना नहीं हो पाया आपका आई, तो ये क्या होंगे? कलर बाहर चले जाएंगे। कौन से कलर बाहर चले जाएंगे? येलो ऑरेंज रेड। तो येलो ऑरेंज रेड कलर आपके बाहर निकल जाएंगे। उसने कहा था इमर्जिंग रे कौन सी होगी जो एयर में निकलेगी? इमर्जिंग रे इन द एयर। तो इस केस में जो इमर्जिंग रे होगी उसमें जो कलर होंगे वो आपके ये होंगे येलो ऑरेंज और रेड। तो ए विल बी द आंसर। तो आंसर तो करेक्ट था आप लोगों का, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा मिसिंग था। अब क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। ओके, तो इसमें हमारे कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। म्यू के साथ हमारा क्रिटिकल एंगल कैसे वेरी करता है वो तो हमें पता ही था, लैम्डा के साथ कैसे वेरी करता है हमने वो भी निकाल लिया। अब तो हमने ये भी देख लिया कि लैम्डा के साथ कैसे वेरी करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
ये कह रहे हैं कि एक डाइवर है, स्कूबा डाइवर, और वो एक डेप्थ में है, दिस डेप्थ इज 12 मीटर, 12 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, और इसका जो म्यू है वाटर का वो आपको पता ही है ऑलरेडी, 4/3 होता है। तो ये जो स्काई को देखेगा, स्काई को जो देखेगा, कैसे दिखेगा इसको स्काई, मैंने किस शेप में दिखाई देगा? क्या ये पूरा स्काई देख पाएगा या कुछ लिमिटेड स्काई देख पाएगा? क्या लगता है आपको? क्या ये पूरा स्काई देख पाएगा सारा? इसकी सारी रे देख पाएंगे स्काई? देखो जो रे ऐसे निकलेगी, ऐसे भी रे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना? तो जैसे जैसे रे इधर को जा रही है आपकी, इधर को जा रही है, आप देख रहे हो आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। अगर आप और इधर को बनाओगे इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा आ जाएगा। तो कहीं पे ऐसा होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, रे आपकी ग्रेस कर जाएगी ऐसे। और अगर उससे ज्यादा पे डालोगे तो फिर वो अंदर ही आ जाएगी रे, उससे ज्यादा पे अगर डालोगे तो रे क्या होगी, अंदर आ जाएगी। इससे पहले वाली जो रे होंगी वो बाहर जा सकती हैं, ठीक है, ये रे बाहर निकल सकती हैं, उसके बाद की रे बाहर निकलेंगी। ऐसी इस साइड को भी होगा, अगर आप इसके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम चीज होगी कहानी। तो यहाँ तक की रे मान लो ग्रेस कर रही है और उसके बाद की अंदर आ जाएंगी। तो वो जो स्कूबा डाइवर है, ही कैन सी द स्काई फ्रॉम दिस लिमिट टू दिस लिमिट, फ्रॉम दिस लिमिट टू दिस लिमिट, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई देगा अगर मैं इसको टॉप से देखूं, ये जो बनेगा शेप जिसमें उसे स्काई दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा शेप बनेगा एक तरह का, क्या बोलूंगा इसे मैं? बताओ। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हमने बल्ब रख दिया, यहाँ पे स्कूबा डाइवर यहाँ पे बल्ब रख दिया और उससे रे बाहर निकल रही हैं, तो जो रे बाहर निकलेंगी उससे ऊपर जो लाइट आएगी, तो उस लाइट की जो शेप है, जो आपका शेप बनेगी वो क्या शेप बनेगी, तो क्या शेप बनेगी आपके हिसाब से? स्क्वायर बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी, ट्रायंगल बनेगी, या सर्कल बनेगी, या एलिप्स बनेगी? सर हम इस सरफेस को ऊपर से देख रहे हैं। हाँ मान लो हम ऊपर से देख रहे हैं और नीचे से लाइट आ रही है सपोज, तो जो लाइट बाहर निकलेगी आप उतनी देख पाओगे, लाइट जो बाहर निकल पा रही है, बाकी तो आप देख नहीं पाओगे। तो आपको वो जो इल्यूमिनेटेड एरिया दिखेगा, वो इल्यूमिनेटेड एरिया की शेप क्या होगी? सर सर्कल होनी चाहिए। करेक्ट, सर्कल ही होगी। इल्यूमिनेटेड जो एरिया होगा उसकी शेप जो है सर्कल होगी, क्योंकि जैसे जो चीज यहाँ पे हो रही है आपकी, वही हर साइड को हो रही होगी उसके साइड, क्योंकि वो तो हर तरफ उसके पानी है, तो हर साइड ऐसे ही उसका बन रहा होगा। तो ये जो शेप आपकी, अगर आप टॉप से देखोगे, अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको ये सर्कल दिखाई देगा कि ये सर्कल में लाइट बाहर आ रही है, ये आपको सर्कल दिखाई देगा इसके बीच का, ठीक है। मैंने इधर बना दिया थोड़ा, तो सर्कल दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हुई? ऐसे कुछ बनेगी इसकी शेप हर पॉइंट से, तो ये सर्कल दिखाई देगा। इतना क्लियर हुआ सबको? इसमें कोई डाउट है किसी को? और ये जो रे बनाएंगी, अगर मैं इसकी आंखों से इसको मिला दूं, तो रे जो शेप बना रही हैं उस शेप को क्या बोलेंगे हम? ये सारी रे अगर मैं इसकी यहाँ से मिला दूं लाइट सोर्स से, या फिर स्कूबा डाइवर की आंख से सारी रेज मिला दूं, तो ये शेप क्या बनेगी? कौन? कोन बनेगी, करेक्ट, कोन बनेगी। तो कोन बनेगी, ठीक है। तो इसको जो दिखाई देगा इसे कोन शेप में दिखाई देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये एंगल। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन कितना होगा।
ठीक है, आपको साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के टर्म में निकाल सकते हो आंसर। करो इसको ट्राई, 1 मिनट। सर साइन इनवर्स 3/4। हाँ जी डियर स्टूडेंट, क्या आंसर आया? सर साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4 इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। ये क्या हो गया? बाकी लोगों ने निकाल लिया? यस सर। कितना, इतना ही आया साइन इनवर्स 3/4? यस सर। यस सर। ओके। तो सेमी वर्टिकल एंगल हमारा है साइन इनवर्स 3/4। आई होप आपने क्रिटिकल एंगल वगैरह का यूज किया होगा, वहां से निकाला होगा। पहले क्रिटिकल एंगल का यूज किया होगा, है ना? तो उससे आपका आ जाएगा। ये आपका क्रिटिकल एंगल होगा, यहाँ तक कौन बनेगा आपका। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी क्रिटिकल एंगल IC। और ये आपका इस साइड भी ऐसे ही बनेगा अगर आप बनाओगे तो आपको अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए तो आई थिंक ये IC के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल अगर आप कोण बनाओगे तो यहाँ भी ऐसे ही बनेगा, इस साइड को भी। तो सेमी वर्टिकल एंगल आपका IC के बराबर ही बन रहा है। तो अगर IC के बराबर बन रहा है तो IC की वैल्यू निकाल लो। IC का आपको पता है, साइन IC क्या होता है, 1/μ होता है। साइन IC इज 1/μ। म्यू आपका है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। तो IC आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4।
ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर? यस सर। इसमें ओके गुड। अगर आपसे ये पूछता कि ये रेडियस बताओ, रेडियस, ये निकाल सकते थे? ये 12 दिया हुआ था आपको, आईसी पता चल गया, यस रेडियस सर। निकाल लेते रेडियस। तो ये पूछता है इस डिस्क की रेडियस बताओ कितनी होगी, तो निकाल लोगे अगर क्वेश्चन आया? यस सर। ओके, तो ये इस डिस्क की रेडियस भी पूछ सकता है, या फिर इसका एरिया भी पूछ सकता है, या फिर ये एंगल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें कैसे कैसे करना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है ये, आपके काफी टाइम पहले एआईपीएमटी में आया था, जो पहले एआईपीएमटी होता था, तो नीट हो गया। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आया था या सेम आया था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो अगर आप ये कर लोगे तो समझ जाओगे। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें दिया हुआ है कि एक ये आपका इंटरफेस है यहाँ पे एयर का, और यहाँ पे आपका है एयर, और ये दिया नहीं हुआ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे रे आती है, वो एंगल पे गिरती है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और फिर ये बेंड कर जाती है यहाँ से, बेंड कर जाती है। अब इसमें क्या है, ये जो आपका सरफेस है ना, ये एक्चुअली क्लोज है, ये मैंने ऐसे कुछ है। और रे जब बेंड करेगी, तो मान लो ये डेंसर मीडियम है, अब डेंसर ही होगा ऑब्वियसली, ये है तो डेंसर मीडियम में बेंड करेगी टूवर्ड द नॉर्मल, तो मान लो इसने बेंड करके टूवर्ड द नॉर्मल करी, तो जाके यहाँ टकराई, कहाँ टकराई, सामने वाले फेस पे टकराई, दूसरे वाले पे, ठीक है, वर्टिकल फेस पे। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द, क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच वी हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR ऑन वर्टिकल सरफेस। आपको म्यू की वैल्यू बतानी है जिसपे आपका TIR हो ऑन वर्टिकल फेस, तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन था। ट्राई करो एक बार, ऑप्शन भी लिख देता हूँ।
सर थोड़ा टाइम और दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। सर न्यू की वैल्यू आ रही है √3/√2। यानी बी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। श्योर। श्योर सर, बहुत मेहनत से किया है। कर दे, लॉक कर दे ऑप्शन को। यस सर, लॉक किया जाए। चलो ठीक, सही जवाब है बिल्कुल, करेक्ट है, बी आएगा। बाकी लोग भी देखो पहुंचे वहां तक। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें और थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। ओके चलो ट्राई करते हैं।
किसी और का आंसर है अभी तक? अभी नहीं आया? चलो ट्राई करते हैं, देखो आता है नहीं आता। मैं भी ट्राई करता हूँ। आपका जो ये है टोटल इंटरनल इफेक्ट, ये जो एयर है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द म्यू फॉर विच द टी आई आर ऑन द वर्टिकल सरफेस अकर। तो पहले इसका डायग्राम बना लेता हूँ मैं। डायग्राम तो इनफैक्ट बना ही हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बना लेता हूँ फिर भी। मुझे पता है यहाँ पे जो एंगल है इंसिडेंस वो आई है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। वो आर जो डिपेंड करेगा वो मैं स्नेल्स लॉ से अगर निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। अगर मैं स्नेल्स लॉ से आर निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा मेरा। अब मुझे देखना है कि मेरे सामने वाले सरफेस पे जो हिट कर रही है रे, उसका एंगल कितना है। जो रे मेरे सामने वाले सरफेस पे हिट कर रही है उसका एंगल कितना है, उसको फिर मैं क्रिटिकल एंगल से कुछ रिलेशन बना सकता हूँ। मैं कुछ सोच सकता हूँ क्या करूँ। तो मैंने मान लिया रे इधर को मुड़ गई, ये मेरा जो है 45 डिग्री था आई, ये मेरा आर था जो मुझे पता नहीं है कितना होगा, म्यू पे डिपेंड करेगा। अब अगर ये एंगल आर है, वर्टिकल से मैं देखूँ तो अल्टरनेट एंगल आई थिंक दिस शुड बी आर, दिस आर। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रे का है वो मैं अगर इस पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगा। तो हॉरिजॉन्टल नॉर्मल जो इस पर ड्रॉ होगा उससे ये जो एंगल बना रहा है इनसे, ये वाली जो रे है, ये रे यहाँ से आई थी और यहाँ से आके ऐसे मुड़ गई। तो ये जो एंगल यहाँ से बना रहा है, ये एंगल ये बना रहा है नॉर्मल के साथ 90 माइनस आर। एंगल ये क्या बना रहा है 90 माइनस आर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मेरा है वर्टिकल फेस पे वो 90 माइनस आर है। अब मुझे टी आई आर का आना है। फॉर टी आई आर आई नो दैट माई 90 माइनस आर शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। 90 माइनस आर शुड बी मोर देन माई क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल इस केस में जो होगा, अभी तो ये है, चलो ठीक है इतना लिखते हैं, 90 माइनस आर विल विद दिस। और मुझे ये पता है यहाँ पे मैं अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो स्नेल्स लॉ स्पेस पे अगर मैं लगाऊं तो आई कैन राइट दैट साइन 45 is equal to mu times of sin r. इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। तो यहाँ से मुझे कुछ कुछ रिलेशन निकलना शुरू हो रहा है आर और आई इसमें। तो ये 1/√2 हो जाएगा। Sin r is equal to mu up 1 upon mu root 2. ठीक है, अभी तो ये आ गया मेरा। अब एक रिलेशन मुझे ये पता है क्रिटिकल एंगल वाला, मुझे पता है कि यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होगा आई सी साइन आई सी वो होगा 1/μ के बराबर, है ना। तो यहाँ पे यानी मैं अगर दोनों जगह साइन ले लूँ या उससे ट्राई करूँ या कॉस ले लूँ, हमारा साइन ले लेता हूँ, मान लो साइन 90 माइनस आर इक्वल टू शुड बी मोर देन साइन, शुड बी मोर देन साइन आई सी मेरा 1/μ हो जाएगा। साइन 90 माइनस आर जो होता है वो कॉस आर होता है। कॉस आर आपको कॉस आर, लेकिन आपको कॉस आर की वैल्यू नहीं पता, तो कॉस आर की जगह आप साइन आर की वैल्यू पता है आपको, तो आप लिख सकते हो कॉस आर को, कॉस आर जो है ऐसे आएगा। तो कॉस आर जो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर होगा, ये आपको पता है, मोर देन 1/μ। साइन स्क्वायर आर की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, 1/√2 म्यू है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/√2 म्यू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 म्यू स्क्वायर, ये आएगा शुड बी मोर देन 1/μ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अकर। तो मैं इसको पहले इक्वेट कर लेता हूँ, वहाँ से म्यू निकाल लेता हूँ, तो मेरा म्यू का वैल्यू आ जाएगा अगर मैं इक्वेट करूँ दोनों साइड। तो 1 माइनस 1/2 म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/μ स्क्वायर, इससे मेरा आ जाएगा 1 इक्वल टू 1/μ स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू स्क्वायर। एलसीएम लूंगा तो 2 म्यू स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर मेरा 3 हो जाएगा, तो मेरा आ गया 2 म्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 3/2 का अंडर रूट। तो अगर मेरा म्यू जो है रूट 3/2 का अंडर रूट होता है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इतने पे मेरा फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो उसमें कहा था कि इंटरनल रिफ्रैक्शन करना है तो मैं इक्वेट कर सकता था दोनों को, तो मेरा अगर ये बराबर होगा तो ये एंगल साइन आई सी के बराबर आ जाएगा, तो मेरा इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस किस केस में हो सकता है, अगर म्यू मेरा इतना हो, ठीक है। तो आंसर इज बी।
क्लियर हुआ सबको? बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये? यस सर। क्लियर हो गया ना? तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी थी ऐसे आपको, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है एक बार कंपटीशन में। ऑप्टिकल फाइबर दी हुई थी, ऑप्टिकल फाइबर दी हुई थी यहाँ पे, और ये जो भी इसका इंडेक्स होगा वो दिया हुआ था, म्यू मान लो, और इसकी जो क्लैडिंग होगी उसका इंडेक्स दिया हुआ था म्यू 2, और जो रे थी वो ऐसे आ रही थी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ था यहाँ से, या ये वाला एंगल दिया हुआ था, आई डोंट रिमेंबर। उन्होंने फिर बोला था कि यहाँ पे जब टकराएगी तो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है इस वाले फेस से, तो पहले यहाँ से बेंड करेगी, फिर यहाँ टकराएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो उसमें भी यही सेम केस लगाना था आपको, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना था। कंपटीशन में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं अपने आगे के टॉपिक पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, ये कह रहा है, ये क्या हुआ, पीछे आ गए हम लोग। ये कह रहा है कि एक रे है, वो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, इसके लिए क्रिटिकल एंगल सी है, इसके लिए क्रिटिकल एंगल सी है। तो आपको ये बताना है इस रे का, इस रे का मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन कितना हो सकता है, डेविएशन मतलब एंगुलर डेविएशन कितना हो सकता है। तो आंसर आपका सी की टर्म में आना चाहिए। बताओ, ये तो सिंपल है, इसमें क्या हुआ? सर थोड़ा सोचने दीजिए। अच्छा सोचना, सोचो। सर मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन मतलब किस टर्म में बताना है, एंगल के टर्म में? हाँ एंगल की टर्म में।
आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम होगा कब डेविएशन। सर मैक्सिमम डेविएशन तो एक तरीके से रिफ्लेक्शन में हो सकता है वैसे तो रिफ्लेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए जो मैक्सिमम डेविएशन होगा वो सर होगा 360 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, 360 माइनस 2 टाइम क्रिटिकल एंगल, 360। 360 होगा, एक बार सोच लो। यस सर, ऐसे 360 होगा। यहाँ पे गलत है बस, बाकी ठीक है आपका। मैंने आंसर मैच नहीं कर रहा, पता नहीं, मेरे को तो निकालना पड़ेगा तब बताऊंगा। और ये तो आपके 2 लिए मालूम है? टाइम्स ऑफ आईसी कह सकते हैं तो फिर क्या आप कह सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल। वो तो सही है आपका, 2 टाइम क्रिटिकल एंगल, लेकिन जो आपने माइनस किया है वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 360, मान लो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, तो रे मान लो अगर अभी इस मीडियम में पार कर पा रही है तो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो ऐसे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और इस केस में जो डेविएशन होगा रे का, रे किधर को जा रही थी हमारी, रे इधर को जा रही थी, और हमारी रे किधर को, इंसिडेंट रे इधर को थी, रिफ्लेक्टेड रे इधर को हो गई। तो डेविएशन कितना हुआ इसमें, इंसिडेंट से डेविएशन इतना हुआ, दिस इज डेल्टा। इस केस में डेल्टा कितना आएगा, अगर आप ट्रायंगल बनाओ ढंग से तो डेल्टा कितना आएगा, क्या वैल्यू आएगी डेल्टा की यहाँ पे? आई माइनस आर। आई माइनस आर आ रही है, क्योंकि ये एंगल आपका अगर आई है तो ये एंगल भी आई होगा, क्योंकि रे आपने एक्सटेंड की है, तो ये एंगल भी आपका आई होगा। और ये पूरा एंगल आर है, पूरे आर में से अगर मैं आई माइनस कर दूँ तो मेरा डेल्टा आ रहा है, पूरे आर से अगर मैं माइनस कर दूँ तो डेल्टा आ रहा है, तो क्या होगा, आर माइनस आई लिख सकता हूँ। सर यस। सर आंसर 180 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ आईसी होगा। अब कैसे आ गया? 180 आ रहा है, 180 माइनस 2c। यस सर। हाँ, दैट इज द राइट आंसर। चलो ट्राई करते हैं। तो देखो ये आ रहा है मेरा डेविएशन, ठीक है। अब मैं अगर एंगल और बढ़ा दूं तो क्या होगा, एंगल डेविएशन और बढ़ जाएगा। अभी तो रे ऐसे थी, तो ये रे इधर को बेंट हो रही थी, है ना। अब मैं इसका एंगल अगर और बढ़ा दूंगा तो ये और ज़्यादा बेंट हो जाएगी इधर को, तो मेरा डेविएशन और मैं निकालूंगा तो डेविएशन आर माइनस आई आ रहा है मेरा, ठीक है। तो दोनों बढ़ रहे हैं इसमें, आर भी बढ़ रहा है, आई भी बढ़ रहा है, ठीक है। जब आप आर बढ़ा रहे हो, आई बढ़ा रहे हो, तो आर भी बढ़ेगा इसमें, लेकिन तेजी से कौन बढ़ेगा, आई, आई बढ़ेगा तेजी से या आर बढ़ेगा तेजी से? अगर आप आई बढ़ा रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप अगर आई बढ़ा रहे हो तो आर भी बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ेगा? आर, क्यों बढ़ेगा आर ज्यादा, कैसे बोल सकते हो आप? क्योंकि वो रेयर मीडियम में ज्यादा हो जाता है वैसे भी एंगल। वो तो उसकी वैल्यू है ना, मैं तो कह रहा हूँ बढ़ेगा कौन, मैंने डेल्टा आई और डेल्टा आर अगर देखूँ मैं, तो ज्यादा डेल्टा आर क्यों ज्यादा होगा, आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, ये मैं सही लिखा होता।
मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ये इनमें से कौन ज्यादा होगा, डेल्टा आई ज्यादा होगा, डेल्टा आर ज्यादा होगा? मोर देन का साइन किधर को लगाऊं? तो डेल्टा आर। क्यों, कैसे? सर क्योंकि वो रेयरर मीडियम में जा रहा है तो इंसिडेंस से बड़ा ही होगा हाँ, एंगल। एंगल बड़ा होगा, ठीक है, फिर वो तो बड़ा है ही, लेकिन मैं कह रहा तो हूँ कि सर चेंज। आई को अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो फिर वो ज्यादा चेंज होगा ना आर। अच्छा, ओके, ठीक है, हाँ बोल सकते हो ऐसे, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना? तो ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, दूसरा ये बोल सकते हो, देखो जब आपका, आपको पता है कि भाई आपका जो आई है, जब आई यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे था, आई आपका जीरो था, तो आर भी जीरो था। अब जब आपने आई को बढ़ाया तो आर की वैल्यू आ गई कुछ, और इससे ज़्यादा आया, इससे ज़्यादा आया आई से, है ना? तो यानी जीरो से जब ये बड़ा आई आई तक पहुंचा, तो वो मान लो 30 डिग्री है, तो जब 30 डिग्री जब वैल्यू पहुंची, तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा पहुंच गई, 40 या 50 पहुंच गई। अरे होते होते क्या होगा, आपने इसको थोड़ा और बढ़ाओगे तो होते होते 90 पहुंच जाएगी। तो बिफोर आई रीचेस टू 90, आर विल रीच टू 90, आर विल रीच टू 90। इसका मतलब कौन तेजी से बढ़ रहा है हमारा, कौन तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब, आर या आई? आई 90 पहुंचने से पहले आर, आर जो है 90 पहुंच आर गया, ज्यादा लग रहा है। तो यानी आर ज्यादा बढ़ रहा है, तो डेल्टा आर विल बी मोर देन डेल्टा आई, ठीक है? डेल्टा आर विल बी मोर देन द डेल्टा आई, ठीक है? अब मैं ये कहता डेविएशन मेरा ये है, ठीक है, आर माइनस आई, और आर हमारा क्या है, तेजी से बढ़ रहा है ज्यादा एज कंपेयर टू आई के। तो जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा घटेगा? अगर मैं आई को इंक्रीज करूं तो विल डेल्टा इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। डेल्टा मेरा है आर माइनस आई, डेल्टा मेरा आर माइनस आई है ना? तो जब मैं आई को बढ़ाता हूं तो डेल्टा क्या होगा, आई को बढ़ाता हूं तो आर भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन तेजी से आर बढ़ रहा है, ये मैं निकाल चुका हूं। तो जब मैं आई को बढ़ाऊंगा तो आर तेजी से बढ़ेगा, तो डेल्टा क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज होगा ना, क्योंकि आर तो तेजी से बढ़ रहा है, आई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो बढ़ता जाएगा, माइनस जो है इनका बीच का। तो डेल्टा आपका इंक्रीज करेगा, यानी आपका डेविएशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप आई बढ़ाते जा रहे हो डेविएशन आपका इंक्रीज करता जा रहा है। फिर एक केस ऐसा आ जाएगा आपका, ये रे पैरेलल हो जाएगी ऐसे इसके सरफेस के, और ये एंगल आपका हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, ये एंगल हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, आई इक्वल टू आई सी। इस केस में, इस केस में डेविएशन कितना होगा, अगर मैं डेविएशन निकालना चाहूँ कितना आएगा? ये एंगल मेरा आई है, तो रे मेरी ऐसी जा रही थी एक्चुअली, और ये इधर को बेंड कर गई, तो हाउ मच इज द डेविएशन? 90 माइनस की आई। 90 माइनस का आई इज द डेविएशन। ये क्लियर है सबको इतना? यस सर। क्लियर है ना? तो ये हमारा जो डेविएशन है इसकी, इसमें 90 माइनस आई। अब रे उसके बाद क्या होगी, जैसे ही आप थोड़ा सा भी एंगल बनाओगे, 1.1 भी बढ़ाओगे, वैसे ही ये अंदर को रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही ये क्या होगा, अंदर को रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अंदर को रिफ्लेक्ट होना है, मैंने, आप इसको सी मान सकते हो ऑलमोस्ट, कि सी में ये हो गया, सी से थोड़ा सा बढ़ाओगे ना, थोड़ा सा भी एक, तो इसको सी मान सकते हो आप ऑलमोस्ट आई सी के बराबर। हालांकि आई सी पे ये कंडीशन होगी, लेकिन आईसी से थोड़ा स्लाइटली भी अगर ज्यादा करोगे तो कंडीशन ये हो जाएगी। तो
इस केस में ये अगर एंगल सी है तो ये भी एंगल सी होगा। इस केस में डेविएशन कितना आएगा? अगर मैं डेविएशन इस केस में निकालूं डेल्टा, मेरी रे इधर को जा रही थी और अब ये इधर को आ गई, तो ये डेविएशन कितना आएगा डेल्टा? सर एंगल सी में तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं ना। तो सी प्लस 0.0001 मान लो, उसमें हो जाएगा, ओके सर। है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, लेकिन ये स्लाइटली होते ही हो जाएगा। अब डेविएशन कितना है? सर आपने तो कहा था कि थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन तो चलता है रिफ्रैक्शन के साथ साथ। हाँ, लेकिन हम तो मेन देख रहे हैं ना कि मेन क्या हो रहा है, तो अलग अलग प्रिंसिपल के हिसाब से अलग अलग चलेगा। हम तो मेन देख रहे हैं कि मेन चीज हो क्या रही है। तो अभी इस केस में तो ऐसी होगा ना, जो हमारी मेन रे होगी कैसी जाएगी ना, पहले रिफ्लेक्ट करेगी, फिर ग्रेस करेगी, और फिर आपका रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस केस में डेविएशन कितना आएगा? अगर इस केस में डेविएशन निकालूं डेल्टा, ये रे स्ट्रेट है बिल्कुल, और ये हमारा डेल्टा है, कितना आएगा? पूरा एंगल 180 होगा ना। ये रे तो पैरेलल है बिल्कुल, तो ये एंगल 180 होगा। 180 में से कितना माइनस करूं? 180 माइनस 2c। दिस इज माय डेविएशन। ये क्लियर है सबको कितना डेविएशन होगा इस केस में? यस सर। तो तीनों केस में मैं डेविएशन, मैंने दोनों केस में डेविएशन क्लियर हो गया, तीनों में। बल्कि इनफैक्ट इस केस में जो हमारा डेविएशन आ रहा था वो आ रहा था r माइनस आई, जब केस ये हुआ तो 90 माइनस आई हो गया, और जब केस ये हुआ तो पाई माइनस 2c हो गया डेविएशन हमारा, पाई माइनस 2c हो गया। अच्छा, मैं अगर एंगल को बढ़ा दूं इससे, तो अब डेविएशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। अगर मैं एंगल को बढ़ा दूं डेविएशन, अगर मैं ऐसे कर दूं मतलब फ्लैट, क्योंकि सर हमारा सी इंक्रीज होता जाएगा और सब कांस्टेंट है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो आपका डेविएशन तो इस बार हमेशा ये आएगा, पाई माइनस 2 थीटा ही आएगा हमेशा। तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे आपका डेविएशन क्या होता जाएगा? तो 180 में से वैल्यू कम होती जाएगी। वैल्यू कम होती जाएगी 180 में से, घटते घटते एक केस आएगा कि आपकी रे ऐसे हो जाएगी तो ये फ्लैट ही चला जाएगा बिल्कुल, तो जीरो ही हो जाएगी वैल्यू, है ना? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा लगभग इसका, डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। पहले क्या होगा? 0 डिग्री पे डेविएशन 0 होगा, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब क्या होगा? डेविएशन बढ़ेगा या घटेगा? एक मिनट यार, अब डेविएशन बढ़ रहा है या घट रहा है उसके बाद? जब आपका एंगल आई बढ़ेगा सर बढ़ रहा है। तो हाँ, ये वाला केस होगा ना, तो ये वाला केस होगा तो डेविएशन बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। आप बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा कितने पे? ये वाला केस पहुंचेगा मैक्सिमम 90 माइनस आई वाला, बढ़ते बढ़ते। तो ये ग्राफ आपका बढ़ेगा और 90 माइनस आई पे पहुंचेगा, ठीक है? कैसे बढ़ेगा? ये स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा या कुछ कर्व में बढ़ाऊं? स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा या कर्व बढ़ेगा? सर स्ट्रेट में। क्यों? सर कर्व में बढ़ेगा। क्यों? सर क्योंकि डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो स्ट्रेट लाइन का तो नहीं है। डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो मेरा r माइनस आई आया है ना, r माइनस आई। जब मैं इस फॉर्मूले में मेरे को आई वर्सेस डेल्टा चाहिए, तो इस फॉर्मूले को मुझे आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूरे फॉर्मूले को आई में कन्वर्ट करने के लिए मैं r की वैल्यू निकालूंगा कहीं से, तो कुछ आएगी साइन इनवर्स और समथिंग। तो साइन इनवर्स और समथिंग आएगी, म्यू के टर्म में आएगी, म्यू इंटू साइन इनवर्स और समथिंग। तो वो जो आएगा फॉर्मूला वो लीनियर तो नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो नहीं आएगी वो। तो ये लीनियरली वेरी नहीं करेगा, ये कुछ अलग ढंग से वेरी करेगा, ठीक है? अभी देखते हैं कैसे वेरी करे, उसको बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? मान लो ये केस कब आया? जब आपका आई इक्वल टू आई सी का केस हो गया। यहाँ पे आई क्या हो गया? आई सी। तो आपका जो डेविएशन है वो कितना हो गया? 90 माइनस आई सी, या 90 माइनस सी में लिख सकता हूँ। तो ये ग्राफ यहाँ पहुँच गया, ठीक है? मान लो मैं ऐसे बना लेता हूँ अभी कि ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है? 90 माइनस सी। अब क्या होगा इसके आगे ग्राफ?
इसके आगे क्या होगा ग्राफ का? ये 90 माइनस सी है। ओहो, सी यहाँ क्यों बन रहा है? आगे क्या होगा ग्राफ सोचो जरा। जब इसके बाद ये इंटरनल रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा तो फिर फिर सर डेल्टा डिक्रीज करता जाएगा। डिक्रीज करता जाएगा। तो ये ग्राफ आपका डिक्रीज करेगा। कहाँ से डिक्रीज करेगा? यहीं से डिक्रीज करेगा कहीं और से? डिक्रीज जो स्टार्ट होगा आपका, वो डिक्रीज यहीं से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से, जो पॉइंट आपका टॉप का आया है, या कहीं और से स्टार्ट होगा? सर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। पक्का? यस सर। नहीं। देखो आपका ग्राफ यहाँ पे जैसे आईसी आपका एंगल हुआ, डेविएशन कितना हो गया? 90 माइनस आईसी। ये वाला केस हो गया था हमारा। फिर तो सर आई बढ़ाते जाएंगे तो डेल कम होता जाएगा ना। जैसे ही हमने अभी ये देखो ना, पहले मान लो आई आपका ये आया, मान लो आई आपका आया 50 डिग्री, मान लो आई सी 50 डिग्री है, तो यहाँ पर डेल्टा कितना आएगा? 40। डेल्टा 40 आएगा ना इस केस में। अगर आईसी मान लो 50 है, यस डेल्टा 40 आएगा। अब मान लो आईसी जो हो गया 51 हो गया, अब केस कौन सा हो जाएगा? ये वाला केस हो जाएगा। रिफ्लेक्शन वाला केस हो जाएगा। अब इस केस में डेल्टा कितना आएगा 51 होते ही? कितना आएगा इस केस में? जैसे 51 होगा, 39। 39 आ रहा है। पाई 180 डिग्री है, 180 माइनस ट्वाइस इंटू 51, 180 में से 102 घटाना है। कितना आ रहा है वैल्यू? 98। 98। ये बात समझ में आई सबको? आपकी क्या हो रहा है, जब जैसे ही आप यहाँ आईसी से आगे जंप कर रहे हो ना, आपकी डेफिनेशन ही चेंज हो जा रही है। जो पहले रिफ्रैक्शन होना था, अब वो रिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। तो एकदम से हमारी रे जो है यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच गई सीधा। हमारी रे यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच गई। ये बात समझ में आ रही सबको? इस केस में और इस केस में क्या अंतर है? रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया, यस सर। तो ग्राफ एकदम से जंप कर जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो ग्राफ है वो अब यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा कहीं, और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, और फिर डिक्रीज होते होते फाइनली जीरो पहुंचेगा यहाँ से। तो ग्राफ अब यहाँ से यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस ग्राफ बन गया आपका। ठीक है। अब ये जब जीरो पहुंचेगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? सर क्या मतलब? अब जब मैं यहाँ डिक्रीज कर रहा हूँ इसको, ग्राफ को यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ग्राफ को, ये कितना वैल्यू है मेरा? ये वैल्यू मेरा आ रहा है सर पाई एक माइ टाइम डेविएशन जीरो हो जाएगा। ये मेरा वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 90 माइनस इससे स्टार्ट होगा, 180 माइनस 2c से, और ये जीरो तक पहुंचेगा। तो ये ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन होगा या अब भी कर्व होगा? जब पिछले वाला तो आपको कर्व आया था ये, तो ये क्या, ये भी कर्व आएगा सर या स्ट्रेट अब लाइन? अब स्ट्रेट होगा ना। स्ट्रेट लाइन। क्यों? वो सर पाई माइनस टू सी में कोई वैसा वेरिएबल ही नहीं है साइन या। करेक्ट करेक्ट। अब जो आपका रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2c। तो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन आ रही है, उससे कंपेयर कर सकते हो आप। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो अब ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और घटते हुए जीरो पहुंचेगा। तो यानी आपका जो ग्राफ बनना चाहिए एक्चुअली, वो आपका जो ग्राफ बनना चाहिए वो ऐसे जीरो बनना चाहिए यहाँ पे, ऐसे। तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ पहले बढ़ा 90 माइनस सी तक, फिर यहाँ पे जंप करके 180 माइनस 2c पहुंचा, और फिर यहाँ पे जीरो पहुंचा। यहाँ पे आपका डेल्टा जो है जीरो हो गया। ठीक है, डेल्टा आपका जीरो हो गया। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ। समझ में आया? यस सर। ओके।
तो ये ग्राफ भी पूछता है आपसे, एक बार पूछ चुका है कंपटीशन में, ग्राफ कैसा ग्राफ बनेगा इस केस में। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है पहले, क्रिटिकल एंगल से कम है एंगल हमारा, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा डेल्टा इतना आ रहा है, क्रिटिकल एंगल पे केस ये हो जा रहा है, और जैसे क्रिटिकल से आप स्लाइटली बड़े हुए केस ये हो गया। तीनों केस को अगर आप कंसिडर करोगे तो आपका ग्राफ जो है ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन विल बी हाउ मच? मैक्सिमम कितना है डेविएशन आपका यहाँ पे ग्राफ में? -180 करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? यस सर। ओके, चलो अब आगे थ्योरी करते हैं। अगर इतना सबको समझ में आ गया, आगे थ्योरी करते हैं। ठीक है, सर प्रिज्म कराओगे? नहीं पहले प्रिज्म नहीं, पहले लेंस, पहले लेंस कर लेते हैं। प्रिज्म तो हो जाएगा, प्रिज्म तो छोटा सा ही है, पहले लेंस कर लेते हैं। लेंस से पहले भी हमारे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, पहले सरफेस है उसके बाद लेंस की बात होगी फिर। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो हमें कुछ नोन होगा, कुछ अननोन होगा। या तो हमें इमेज पता होगी कहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट बताना होगा कहाँ पे है, या उल्टा होगा। इसमें हमारे को मीडियम की डेंसिटीज वगैरह पता होंगी, जिस मीडियम से रे आ रही है, जहाँ जा रही है वहाँ की डेंसिटी वगैरह कितनी है, मैंने सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो हमें पता होगा। उसके हमें उससे हमें निकालना पड़ेगा कि हमारी इमेज और कहाँ पे बन रही है ऑब्जेक्ट की। तो इसमें जब हम ये निकालते हैं सारी चीज़ें, तो हम कुछ साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। मैंने हमें देखना पड़ेगा कि हमारी इमेज की जो मान लो डिस्टेंस आ रहा है वो कहाँ से मेजर करें, एक तो पहले कहाँ से मेजर करें, और दूसरा उसको पॉजिटिव कब मानेंगे, नेगेटिव कब मानेंगे। तो इसके कुछ साइन कन्वेंशन हैं जो हम ऑप्टिक्स में यूज़ करते हैं। तो पहले हम उन साइन कन्वेंशन को देख लें, वो साइन कन्वेंशन हम क्या यूज़ करते हैं, वो हम साइन कन्वेंशन देख लें हम क्या यूज़ करते हैं। तो साइन कन्वेंशन ये है, ये लगभग सब जगह सेम ही होते हैं। ये लगभग सेम ही होते हैं सब जगह, चाहे वो आपका मिरर हो और चाहे वो लेंस हो, और चाहे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो लगभग लगभग सेम होते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, लगभग सेम होते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन, इनका जो नाम होता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इनको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बनाया है। कार्टेशियन मतलब जो हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं इन्हें। क्या है ये, क्या क्या है ये? तो ये कहते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करेंगे, वो हम मेजर करेंगे। देखो हमारा जो स्फेरिकल सरफेस होता है, ये स्फेरिकल सरफेस है, मान लो कोई ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मान लो ये इधर को इसकी ग्लास है, तो इधर को इसका ग्लास है, मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू है। ठीक है, और यहाँ पे एयर है तो म्यू इक्वल टू 1 है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो इसके अगर हम सेंटर से और ऐसा रे ड्रॉ करें, अगर हम सेंटर से इसकी रे ड्रॉ करें तो हम इसको बोलते हैं, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसको हाफ में काट रहा है, दो इक्वल हाफ में काट रहा है, इसको हम बोलते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस। पहले तो ये समझ लो क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। एक्चुअली होता क्या था, पहले हम मिरर पढ़ाते थे तो मिरर से बच्चों को आइडिया होता था कि क्या क्या होगा, लेकिन अभी मिरर तो है नहीं सिलेबस में, तो सीधा लेंस से पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है हमारा। अब ये जो सरफेस है ये स्फेरिकल सरफेस होगा, तो इसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कहीं पे सेंटर होगा इसका। पहले तो मान लो यहाँ पे सेंटर है, वहाँ से
इसकी रेडियस होगी कोई, अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो रेडियस होगी इसकी आर, इसकी रेडियस इस साइड को होगी और उसकी वैल्यू आर होगी, ठीक है। तो इसको हम जो ये इसका सेंटर है जहाँ से कि ये स्फेरिकल सरफेस की आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, इसे हम बोलते हैं सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस आपकी आर आई है, इस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपने जो ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया था, आपने जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाया था वो स्फेरिकल सरफेस को जहाँ पे काटेगा उसको हम बोलेंगे पोल, यानी इस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। पी इज अवर पोल। पी हमारा पोल है, सी हमारा सेंटर है, आर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो एक्सिस है इसको जो बराबर हाफ में काट रहा है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये इस टाइप के सरफेस के लिए बनाया है। अगर सरफेस हमारा उल्टा होता है, ऐसे होता सरफेस, ग्लास इस साइड को होता और तब हम बनाते तो हमारा सेंटर इधर को आता, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे मैंने रेडियस ही आती, सेंटर यहाँ आता, पोल और एक्सिस तो आपका सेम ही होता। ये आपका एक्सिस होता, यहाँ पे पोल होता इस बार, लेकिन सेंटर जो है ग्लास से बाहर आ गया। पिछली बार सेंटर जो था इसका कर्वेचर का वो ग्लास के अंदर था, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब आपका जो ग्लास सरफेस होंगे वो कई बार ज़्यादा ऐसे होंगे कर्व्ड और कई बार कम कर्व्ड होंगे। तो मान लो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसकी R2 है, तो किसकी ज़्यादा होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर? R2। R2 की ज़्यादा R2। होगी, करेक्ट। तो जो कम कर्व होगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने बड़ा बना दिया इसलिए आपने बता दिया। अगर मैं छोटा बनाता, ऐसे बनाता, मान लो ऐसे करके और ऐसे करके, और फिर आपसे पूछता तो हो सकता है आप गड़बड़ कर देते हैं ना। अच्छा, मान लो सरफेस फ्लैट हो गया तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी अगर फ्लैट सरफेस होगा तो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्योंकि जैसे जैसे आपका सरफेस फ्लैट होता जा रहा है वैसे आपकी रेडियस बढ़ती जा रही है। अब बढ़ते बढ़ते अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बिकम इनफाइनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बिकम इनफाइनाइट। तो जो फ्लैट सरफेस होते हैं, फ्लैट मिरर होते हैं आपके, या फ्लैट कुछ लेंस वगैरह ऐसा कुछ आ गया, मान लो जैसे ग्लास स्लैब थी आपकी, उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इनफाइनाइट। तो ग्लास स्लैब में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इनफाइनाइट। तो आप जो अभी डेरिवेशन करने वाले हो यहाँ पे, अगर वो ग्लास स्लैब में आप लगाओगे तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। वहाँ पे बस आपको आर को इनफाइनाइट पुट करना है, तो सारा आप काम वहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारे साइन कन्वेंशन हम क्या क्या यूज करते हैं। हम साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं? पहला हम करते हैं कि ऑल डिस्टेंस जो हमारे मेजर होते हैं, डिस्टेंस सारे, चाहे वो इमेज का है, चाहे वो ऑब्जेक्ट का है, चाहे किसी और चीज का है, वो कहाँ से मेजर होते हैं? ऑल पोल से। डिस्टेंसेस, यस, आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो हम सारे डिस्टेंस जो है पोल से मेजर करेंगे, यानी इससे, ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन, डिस्टेंसेस मेजर्ड, अब ये प्लस मैंने देखना पड़ेगा किधर को होगा। तो डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर कंसिडर टू बी पॉजिटिव। जबकि इंसिडेंट रे होगी उसकी तरफ को डायरेक्शन आपको वो पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। एंड वाइस वर्सा। तो हमें देखना पड़ेगा इंसिडेंट रे हमारी किधर को है, इंसिडेंट रे हमारी किधर को है, उधर को हमें पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे हमारे जो, मान लो हमारा ऐसा केस बन गया कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहाँ बन रही है। ऑब्जेक्ट से ऐसे आई और इसकी इमेज जाके यहाँ कहीं बन गई, इसके अंदर, ग्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट था। तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे? पोल से। पोल से करोगे तो मान लो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आया,
ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आया और ये डिस्टेंस मान लो 10 आया, तो हम क्या लिखेंगे, इमेज जो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसे हम यू से डिनोट करते हैं। तो यू क्या लिखोगे, 20 या -20? -20। -20। माइनस, क्योंकि हम पोल से मेजर करेंगे और हमें पोल से मेजर करना है और इस पॉइंट पे आना है, तो हम इधर को चलेंगे। तो इधर को जब हम चलेंगे तो हम इंसिडेंट रे से अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो इंसिडेंट रे से अगर हम अपोजिट मूव कर रहे हैं तो ये माइनस आएगा, -20। और अगर हम ये निकालेंगे इमेज का डिस्टेंस जो v है, ये क्या आएगा, ये क्या लिखूंगा, +10 या -10? +10। क्योंकि इस बार मुझे पोल से जाना है राइट हैंड साइड को, पोल से राइट हैंड साइड को जाना है, तो मैं इंसिडेंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा +10। इसका मतलब ये होता है इन दोनों साइन कन्वेंशन। ये समझ में आ गया? तीसरा साइन कन्वेंशन हमारा होता है, कई बार आपका क्या होगा, जब इमेज बन जाएगी तो वो अबव द एक्सिस बनेगी या बिलो द एक्सिस बनेगी, तो हमें अबव और बिलो का भी देखना पड़ेगा, कौन सा पॉजिटिव लें कौन सा नेगेटिव लें। या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, वो कभी प्लस होगी कभी माइनस होगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो माइनस हो जाएगी। तो हम जो अबव द एक्सिस होंगे उनको प्लस लेंगे और जो बिलो द एक्सिस होंगे उनको हम माइनस लेंगे। तो हमारे जो अगला साइन कन्वेंशन है वो ये बोलता है कि डायरेक्शन मिरर अबव द एक्स एक्सिस आर पॉजिटिव। जब हम बात करेंगे above the x-axis, इस केस में हम एक्सिस से नापेंगे डिस्टेंस, पोल से नहीं नापेंगे क्योंकि वर्टिकल में नापना है, तो ये हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन है, इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन में हेल्प करेंगे आगे काम करने में। तो आपको समझ में आ गया होगा पोल वगैरह क्या क्या होते हैं, सब कुछ है ना। अब हमें देखना है कि इसमें कुछ हम एजम्पशन भी मानते हैं, जो हम रे वगैरह मानते हैं ना, जो हम रे वगैरह मानते हैं इनमें हम कुछ एजम्पशन भी मानते हैं कि रे हमारी कैसे मूव कर रही है कैसे नहीं कर रही। तो वो हमें एजम्पशन देखना है कि एजम्पशन क्या मान रहे हैं। जब हम ऑप्टिक्स में अभी करेंगे तो कई बार हम एंगल बहुत स्मॉल मान लेंगे, अभी जब आगे आप देखोगे तो आप एंगल वगैरह स्मॉल मान रहे होगे और भी कई सारी चीजें मान रहे होगे। तो ऐसा क्यों मानते हो आप, तो आपने कुछ एजम्पशन मान ली है। क्या एजम्पशन मान लिया आपने यहाँ पे, क्या एजम्पशन मान लिया आपने ऐसे, आपने एजम्पशन ये मान लिया, एक तो आपने ये माना कि ऑब्जेक्ट आपका जो है, ऑब्जेक्ट आपका जो है वो, जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम स्फेरिकल सरफेस में रिफ्लेक्शन की, हमें मानने की पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। जो कहाँ पे लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं मान रहे अभी। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं मान रहे, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। उसे भी कहाँ मान रहे हैं, उसे भी हम मान रहे हैं उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हमें मानेंगे कि जो आपका सरफेस है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर लाई करेगा, ठीक है। हमने ऐसा नहीं माना भी ऑब्जेक्ट की हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक्सटेंडेड नहीं माना, पॉइंट माना है, ठीक है। दूसरा हम ये मानेंगे कि आपकी जो स्फेयर है, स्फेयर की एपरेचर बहुत स्मॉल है, यानी ये जो वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो आपका स्फेयर, ये जो है ये डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है। तो आपकी जो रे आ रही होंगी, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होता तो क्या होता है, ये ऐसे आके हिट करती रही आपकी, ऐसे भी आ सकती थी इस पर। लेकिन हमने माना डिस्टेंस बहुत कम है, अगर हमने माना डिस्टेंस बहुत कम है तो ये रे आपकी जो हिट करेंगी, कौन सी हिट करेंगी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल वगैरह होगा इनका डिफरेंट होगा, इतने ज़्यादा ऑब्लिक हिट नहीं करेंगी, ऐसे आके हिट करेंगी, ठीक है। तो हमने माना कि एपरेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बोल रहा मैं, एपरेचर।
तो हम एजम्पशन मानते जा रहे हैं ये, ताकि हम बाकी रे अगर हम देखेंगे बाकी रे जो आ रही होगी उनको फिर डील करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कर सकते हैं उनको भी डील, लेकिन वो डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो हम ये मानना है एपरेचर बहुत स्मॉल है, हमारी एपरेचर बहुत स्मॉल है, और हम ये मानते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हैं, इससे हमारा फिर क्या आ जाएगा, जो ये एंगल होगा इनका रे का वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत कम एंगल बनाएंगी। तो हमने ये वाली रे क्योंकि नेगलेक्ट कर ली, हमने ये माना ही नहीं कि टकराएगी लेंस से, तो बाकी रे तो बहुत कम एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो आपकी जो रे होंगी इंसिडेंट एंड जो ये वाली रे होंगी ये काफ़ी कम एंगल बनाएंगी इसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो आपका क्या होगा, जो एंगल ऑफ आई होगा एंड एंगल ऑफ आर होंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दे आर वेरी स्मॉल। तो खुद ही ऐसे आई जाएगा, दे आर वेरी स्मॉल। तो हमने ये एजम्पशन भी मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबका एजम्पशंस? यस सर। ओके, अब देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। हमने देख लिया हमारा साइन कन्वेंशन ने क्या यूज किया और एजम्पशन क्या यूज किया, और हमारे प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट करते हैं, इमेज को आई से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यूजुअली यू से डिनोट करते हैं, इमेज का डिस्टेंस यूजुअली वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा कुछ डेरिवेशन है, यहाँ पे डेरिवेशन है जिसमें हमें निकालना है कि यू और वी में क्या रिलेशन होगा, यू और वी में क्या रिलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं वन बाय वन। तो पहले हम करते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आपका सरफेस कॉन्वेक्स हो सकता है, स्फेरिकल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स हो सकता है और या फिर कॉनकेव हो सकता है। कॉनकेव का मतलब ये ऐसे होगा और कॉन्वेक्स का मतलब ये ऐसे होगा, और यहाँ पे ग्लास होगा, यहाँ पे ग्लास होगा। तो ये आपको बाहर से कॉनकेव दिखेगा, यहाँ से कॉन्वेक्स दिखेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको डेरिवेशन करना है। तो आप जो ऑब्जेक्ट मानोगे इस केस में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ग्लास के अंदर तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, यहाँ पे होगा। इस केस में यहाँ पे होगा, इस केस में यहाँ पे होगा। अब यहाँ से जब रे जाएगी आपके ऑब्जेक्ट से जब रे जाएगी तो इसमें दो केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं इसमें, कि या तो आपकी इमेज, या तो ये आपकी रे जो है, रे जब यहाँ से इस सरफेस से अंदर जाएंगी तो बैंड होंगी, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो बैंड होंगी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बैंड होंगी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन से बैंड होने के कारण आपका जो केस हो सकता है वो क्या हो सकता है कि पहले इस वाले केस को देख लेते हैं। मान लो ये वाला है आपका कॉन्वेक्स वाला, कॉन्वेक्स वाले में क्या होगा कि आपकी जो रे बेंट होगी तो ये या तो इमेज यहाँ पे बनाएगी आपकी, या फिर इमेज यहाँ पे बनेगी आपकी। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था, इमेज आपकी या तो यहाँ पे बनेगी और या फिर यहाँ पे बनेगी, या फिर यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सी इमेज आपकी रियल होगी और कौन सी इमेज आपकी वर्चुअल होगी, कौन सी इमेज रियल होगी, कौन सी इमेज आपकी वर्चुअल होगी, ठीक है। तो ये केस हो सकता है आपका, ओके। अब अगर ये वाला केस है, मान लो कॉनकेव वाला, और मैं अभी इसको पहले ना ये मान लेता हूँ कि ये डेंसर है, ठीक है, इसका म्यू है यहाँ पे, इसको मैं डेंसर मान लेता हूँ। अगर ये डेंसर केस होगा तो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो रे आएंगी, उसकी जो रे आएंगी ऑब्जेक्ट की, वो मान लो ऐसे आई, यहाँ पे आके टकराई, यहाँ पे आके टकराई। अब यहाँ पे आके टकराने के बाद क्या होगी, ये इसमें हम नॉर्मल बनाएंगे पहले। तो नॉर्मल किधर को होगा हमारा, अगर ऐसा सरफेस है हमारा और हमारी रे यहाँ से आके टकरा रही है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं पे, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। तो ये रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पे है इसका, ये ऑब्जेक्ट था आपका, तो आपने यहाँ से इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया। आपको पता है सर्कल में जब मैं, जो सर्कल होता है मेरा, अगर मैं सेंटर से कोई लाइन इसके यहाँ तक ड्रॉ करूँ तो ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर इस सरफेस पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक रे बनानी है या एक लाइन बनानी है जो कि उसको सेंटर से जोड़ती हो। तो ये लाइन इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन बनाई जो कि इसके सेंटर से जोड़ती है, वो इससे परपेंडिकुलर होगी।
तो ये मेरा नॉर्मल हो गया, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे। ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब जब ये इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, ये डेंसर मीडियम है आपका, डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये बेंट हो जाएगी। किधर को बेंट हो जाएगी? टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल बेंट हो जाएगी, ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंट हो जाएगी। तो आपकी जो इमेज होगी फिर उसके अकॉर्डिंगली बनेगी। आपको बनानी पड़ेगी इमेज। कैसे बनेगी इसकी? तो इमेज जब आप बनाओगे, अभी हम देखेंगे कैसे कैसे इमेज बनाएंगे। तो फिर हमारी इमेज मान लो यहाँ कहीं बन गई, इमेज हमारी यहाँ बन सकती है, इमेज हमारी यहाँ बन सकती है ना। तो हम देखेंगे कि इन केसेस में हमें डील कैसे करना है। अभी हम देखेंगे इन केसेस में हमें कैसे करना है। तो वन बाय वन डील करते हैं, पहले वन बाय वन केस करते हैं तो आपको समझ में आता जाएगा। पहले एक केस को कर लेते हैं तो आपको बाकी केस बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पहले एक केस उठा लेते हैं कोई, पहले हम एक केस उठा लेते हैं। मान लो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का केस ले लेते हैं पहले। पहले हम केस लेते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन आ रहा है। तो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हमारा जो है वो ऐसे होगा। ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो यहाँ रखा हुआ है, ये आपका ग्लास सरफेस है, ग्लास है या कुछ मान लो ऐसे कुछ है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड को होगा, ठीक है। अब जो इंसिडेंट रे आ रही है, आपको देखना है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होके कहाँ मिल रही है। इंसिडेंट रे जो आ रही है और सारी रे रिफ्रैक्ट होके कहाँ मिल रही है। तो उसमें कई सारी रे इंसिडेंट होंगी, यू कैन मेक 1000 ऑफ रेज इंसिडेंट ऑन इट, इस सरफेस पे। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें केवल 2 रे लेंगे और हम देखेंगे 2 रे कहाँ पे जाके मिल रही है। तो हमें एक रे यहाँ बना लेते हैं, दूसरी रे मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये आसान है। मुझे पता है ये सीधी चली जाएगी, बिल्कुल ये सीधी कहीं चली जाएगी, तो मेरे लिए ये तो आसान थी। तो मुझे बस अब ये रे देखनी है कि ये रे कहाँ जा रही है। जहाँ ये रे जाएगी और जहाँ जाके ये इस रे से मिलेगी, वहीं पे मेरा इमेज बन जाएगा, वहीं पे मेरा क्या बन जाएगा, इमेज। तो मुझे वो चेक करना है कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो क्या केस हो सकता है इसमें। मान लो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कहीं पे है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। तो मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इसमें। तो यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ होगा मेरा कुछ। ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा नॉर्मल है। अब ये यहाँ से रे रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करके बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल। तो मान लो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर दी ऐसे, टुवर्ड द नॉर्मल अगर ऐसे बेंड कर गई तो ये इस वाली रे को जो नीचे से आ रही थी इसको जाके यहाँ कहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इमेज, यहाँ पे हमारा बन जाएगा इमेज, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इमेज। ये इतना ज़्यादा मैंने बैंड दिखा दिया, हो सकता है इतना बैंड ना करती है, हो सकता है ये रे यहाँ पे टकराने के बाद इतना ज़्यादा बैंड ना करती, थोड़ा सा ही बैंड करती। मान लो नॉर्मल है आपका, इतना बैंड ना करने की बजाय ये थोड़ा सा ही बैंड करके मान लो ऐसे कर जाती, ऐसे। तो ये यहाँ तो मिलती नहीं कहीं जाके, तो अभी भी ऐसे चल रही है। तो फिर क्या करते हैं, इसे पीछे एक्सटेंड करते हैं। ये रे इधर को जा रही है तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करके ये जो रे है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इस वाली रे से, ये भी रिफ्लेक्टेड रे थी, एक्सटेंड करके यहाँ मिल रही है। तो इस केस में हमारी इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, इमेज यहाँ बनी। इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बनी, ठीक है। इस केस में फर्स्ट केस जो आपका है, इसमें हम इमेज को क्या बोलेंगे, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? ये जो केस है हमारा रियल है। क्यों रियल बोल रहे हो आप? रेस वास्तव में मिली, रियली एक्चुअली मीट कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा रियल इमेज है। और इस केस में हमारी इमेज क्या होगी, वर्चुअल। ये वर्चुअल होगी और ये रियल होगी। तो इस केस में दोनों केस पॉसिबल है, आपकी इमेज रियल भी हो सकती है या फिर वर्चुअल भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले रियल वाले का डेरिवेशन देखते हैं कि रियल वाले का डेरिवेशन कैसे कैसे करना है हमें, ठीक है। तो हमारी ये रे यहाँ पे आई, हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ आई मान लिया, ये हमने नॉर्मल मान लिया था। ये एंगल मेरी ये चली गई रे यहाँ से, तो ये एंगल मेरा आर हो जाएगा। ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर, जो कि मैं स्नेल्स लॉ से कुछ कर सकता हूँ उसका, ठीक है। ये आर हो गया।
और बाकी एंगल को मैं कुछ मान लेता हूँ। तो इन एंगल को मैं अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ। ठीक है, आई आर अल्फा बीटा गामा। और इसको मैं लेवलिंग कर लेता हूँ डायग्राम को एक बार। तो ये मेरा ओ, तो ओ ही मान लेता हूँ। इस पॉइंट को यहाँ पे रेड जाके टकराई, उसको मैं ए मान लेता हूँ। पोल मेरा पी है, पोल मेरा पी है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, जहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा होगा, नॉर्मल ड्रॉ करा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और ये मेरा इमेज है, यहाँ पे मेरा इमेज आई बना, उसको मैं आई मान लेता हूँ। ठीक है, आई मान लेता हूँ। तो इसमें एक काम करते हैं, अल्फा बीटा गामा ये मानने की बजाय जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने अल्फा माना है, इमेज को हम जो है बीटा मान लेते हैं और बाकी को गामा मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इमेज वाले एंगल को बीटा मान लेते हैं और इस वाले को गामा मान लेते हैं, फिर इस वाले को गामा मान लेते हैं फिर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या रिलेशन आपस में बन रहे हैं और हमारे कैसे कैसे काम आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हमें पहले ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। ट्रायंगल आपको पता है भाई, ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये वाला एक्सटर्नल एंगल, मान लो ये एंगल आपका ए बी और सी है, तो ये एक्सटर्नल एंगल कितना होता है? A+B। बिल्कुल, ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल। मैं इधर को अगर एक्सटर्नल एंगल बनाऊंगा किस साइड को, तो फिर वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल मेरा A+B के बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल। तो ये मुझे पता है यहाँ पे, तो ये मुझे पता चल गया कि मेरा एक्सटर्नल एंगल इतना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं सीधा सीधा पहले तो स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। जैसे क्या कर सकता हूँ मैं, पहले स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। अब मैं ये दोनों मीडियम आपके कुछ मान लेता हूँ कि इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। और मैंने 2 को डेंसर माना है क्योंकि मैंने रे को टुवर्ड द नॉर्मल बेंड किया है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि μ2 इज मोर देन μ1। इसके लिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू होगा μ2 इंटू साइन आर। ये मेरा स्नेल्स लॉ है। ठीक है, अब मेरे एंगल बहुत स्मॉल होंगे। इफ एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल, मैंने एज्यूमशन माना हुआ है। इफ एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं साइन आई को आई लिख सकता हूँ या टेन आई लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ आई, तो ये हो गया μ1। तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सॉरी साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई हो जाएगा और साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि μ1 I1 इक्वल टू μ2 आर। ये आ गया मेरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा एम क्या है? मेरा एम है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से, यानी ये यू है और ये जो वी है, इसमें रिलेशन निकालना है मेरे को। तो मेरा काम तो ये है, मेरा काम तो ये है कि यू और वी में क्या रिलेशन आएगा, है ना। तो मेरा काम तो ये है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना ट्राइंगल बना लेता हूँ एक। मैं इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो इसको मैं एम मान लेता हूँ, एम मान लेता हूँ। अब ये क्या होगा, एक्चुअली आपने कर्वेचर बहुत स्मॉल मानी है, आपने जो कर्वेचर, नॉट कर्वेचर, एपरेचर जो है बहुत स्मॉल मानी है। अगर एपरेचर स्मॉल मानी है तो बी पॉइंट जो होगा, ये बी पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जो बी है पॉइंट, ये पोल के पास ही होगा, बहुत दूर तो नहीं होगा, पोल के पास में होगा। तो इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लगभग पोल के पास ही आएगा, लगभग पोल के पास ही आएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि जो एम पॉइंट है आपका वो पोल पे ही है, लगभग पोल पे ही है। ठीक है, तो चाहे हम डिस्टेंस एम से मेजर करें या पोल से मेजर करें, वो सेम आएंगे। हमने ये एजम्पशन मान लिया कि इफ यू वेदर यू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द एम और पी, बोथ विल कम सेम, बोथ विल कम सेम। ठीक है, ये हमने एजम्पशन मान लिया, तो डिस्टेंस हमारा सेम आएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये अब ना हमें ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे अभी ऐसा कोई ट्राइंगल बन गया है कि मैं अलग से बना लेता हूँ, ऐसे करके, ऐसे बीटा, और यहाँ पे बन गया ये अल्फा, और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था यहाँ पे बी से, और ये था एम, और
ये आपने जो नॉर्मल ड्रॉ किया था ऐसे, वो आ रहा था आपका सी पे। तो अब ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो मेरा ये जो डिस्टेंस है वो u है, चाहे मैं m से मेजर करूं या p से मेजर करूं वो मेरा u आएगा, और ये पीछे वाला डिस्टेंस जो है v आएगा, ये मेरा डिस्टेंस u और v आएंगे। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में टेन थीटा वगैरह यूज करूं, टेन अल्फा वगैरह, टेन बीटा वगैरह, तो मेरा हो सकता है u और v में कोई रिलेशन बन जाए, हो सकता है मेरा u और v में कोई रिलेशन बन जाए, ठीक है। लेकिन टेन अल्फा और टेन बीटा, अल्फा और बीटा तो मुझे पता नहीं, मुझे तो आई पता है, आर पता है, उनमें रिलेशन पता है आपस में, तो मुझे कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा ऐसे जो अल्फा बीटा आई वगैरह में रिलेशन बनाए, तो वहां से कुछ ट्राई करना पड़ेगा कि मुझे तो स्नेल्स लॉ पता है और मेरा तो ये आया है, तो मुझे यहाँ पे आई को हटा के अल्फा बीटा को घुसाना पड़ेगा, आई को हटा के अल्फा बीटा को घुसाना पड़ेगा। तो मैं इसमें कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ ट्राइंगल में, मेरे क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। तो मैं अब ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो मेरी एक्सटर्नल वाली प्रॉपर्टी है, इसको यूज करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं कुछ ट्राई करता हूँ। तो मेरा एंगल यहाँ पे ये मेरे को पता था ये आर था मेरा, ये एंगल आर था, और ये एंगल आपने गामा माना हुआ था, जो स्मॉल एंगल है ये क्या माना हुआ है आपने, गामा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, नॉट अल्फा प्लस बीटा, आर प्लस बीटा, ये लिख सकता हूँ एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी लगा के। आर प्लस बीटा लिख सकता हूँ इस ट्राइंगल में, है ना। अगर मैं एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊं तो आई कैन राइट दैट जो मेरा गामा है, जो मेरा गामा है वो जो है आर प्लस बीटा के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं, मैं यानी इसको देखूं, इस वाला ट्रायंगल, यहाँ पे जो है ये आई था मेरा, ये मेरा एंगल कितना था आई, और ये एंगल कितना है अल्फा, और ये एंगल कितना है यहाँ पे गामा, ये एंगल गामा है, ठीक है, और ये अल्फा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। तो मेरा आई तो आ गया, मैं यहाँ पे आई पुट कर सकता हूँ, तो ये हो गया म्यू वन अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू टू। अब आर कितना आएगा यहाँ से, गामा माइनस बीटा, गामा है ना, गामा माइनस बीटा आ जाएगा ये आर, तो मेरा ये गामा माइनस बीटा आ गया। अब मैं इनको लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन अल्फा। अब मैं कर सकता हूँ वो काम जो मैं करना चाह रहा था, टेन अल्फा प्लस टेन गामा लिख सकता हूँ इंटू म्यू वन इक्व है ना, इक्वल टू म्यू टू टेन गामा गामा माइनस टेन बीटा, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है तो आई कैन राइट गामा एज टेन गामा। अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, तो टेन अल्फा मतलब ये मेरा अल्फा था, तो टेन अल्फा मेरा आ रहा है बी एम बाय, टेन अल्फा की जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी बी एम बाय एम ओ, बी एम बाय एम ओ आ रही है मेरी वैल्यू। तो लिख सकता हूँ टेन अल्फा को बी एम बाय एम ओ, यहाँ पे ले लेते हैं, बी एम बाय एम ओ। ऐसी मैं टेन गामा की वैल्यू निकालूं, टेन गामा टेन गामा टेन गामा टेन गामा, यानी ये वाला ट्राइंगल, टेन गामा में देखूंगा तो वैल्यू आएगी बी एम बाय एम सी इक्वल टू म्यू टू। अब आता है टेन गामा, टेन गामा हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, बी एम बाय एम सी आया था, माइनस टेन बीटा, बीटा मेरा कौन सा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो ये बीटा कितना हो जाएगा बी एम बाय एम आई, ये आई है मेरा, बी एम बाय एम आई। अब क्या होगा, बी एम तो सारे कट जाएंगे आपके, बी एम तो सारे कट ही जाएंगे ये, तो ये बन गया म्यू वन वन बाय एम ओ। अब जो एम से मैं डिस्टेंस मेजर करूं या पोल से करूं सेम होंगे, क्योंकि मैंने एजम्पशन माना हुआ था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन बाय पी ओ, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ, एम सी को लिख सकता हूँ मैं वन बाय पी सी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ म्यू टू, एम सी को लिख सकता हूँ पी सी माइनस लिख सकता हूँ पी आई, ठीक है। अब मुझे बताते चलो कि पी ओ क्या है,
जो पीओ है वो क्या है? व्हाट इज पीओ? -u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस यू है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पीसी क्या है? पी से सी क्या है? सी क्या है? सेंटर है इसका, तो पीसी क्या होगा? v - r। रेडियस ऑफ रेडियस होगा, रेडियस होगा, रेडियस प्लस होगा या माइनस होगा इस केस में? प्लस। प्लस, क्योंकि आपका रेडियस जो है इस साइड को है, रेडियस आपका इधर को है आर, और आप इंसिडेंट रे इधर को है, तो जब मेजर करोगे रेडियस को यहाँ से यहाँ चलोगे तो आपका जो रेडियस आएगा वो प्लस आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको प्लस आर कर देता हूँ, इक्वल टू म्यू टू पी सी आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, प्लस आर माइनस पी आई। पी आई क्या है? पी V। आई, पी आई वी है, वी प्लस में लिखेंगे, तो आपका इक्वेशन ये बन गई। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, अगर इसको और सॉल्व करूँ तो आर वाले टर्म को एक साथ ला सकता हूँ, तो आर वाले टर्म को अगर मैं एक साथ लाऊंगा तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। इस वाले आर को मैं इधर ले गया, और इधर हो जाएगा, क्या बचा आपका? म्यू टू बाय यू बचा पहले तो, और यहाँ से वी वाला टर्म भी इधर आ गया, तो प्लस क्या हो गया? सही हुआ है, हमने सही किया, म्यू टू बाय आर और माइनस म्यू वन बाय आर। एक मिनट, म्यू टू गलत लिख दिया हमने, ये म्यू वन है यहाँ पे ना, अब सही है, ये म्यू वन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो सही है, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर हो जाएगा, ये माइनस म्यू वन बाय यू हो जाएगा, और उसको यहाँ लाओगे तो प्लस हो जाएगा म्यू टू बाय वी प्लस का। तो ये आपका इक्वेशन बना फाइनली, माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। यानी इसको फाइनल अगर लिखूं तो ये बनेगा म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। दिस इज माई फाइनल डेरिवेशन फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस माई फाइनल डेरिवेशन फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो हमने क्या किया फाइनल, अगर हम ब्रीफ में देखें फटाफट से, हमने क्या किया, हमने पहले स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ लगा के हमने स्मॉल एंगल मान लिए, आई और आर मान लिए, फिर हमने आई और आर को ट्राइंगल की एक्सटर्नल एंगल यूज करके कन्वर्ट कर दिया अल्फा बीटा गामा में, फिर हमने अल्फा बीटा गामा को टेन अल्फा बीटा गामा लिखा, उनकी वैल्यू पुट करी, और फिर जो वैल्यू यहाँ पे आई पी ओ पी सी, उनको हमने यू आई और आर के टर्म में पुट किया, तो फाइनल आंसर, फाइनल जो डेरिवेशन है वो ये निकल के आया। आई होप ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इसका जो दूसरा डेरिवेशन है वो आप खुद कर सकते हो, दूसरा पार्ट इसका बनेगा, वो उसमें क्या होगा, इमेजिनरी बनेगा इस बार, तो एक बार देख लेना, कर लोगे खुद या करवाना है? जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और आपका रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, लेकिन ये बेंड जो हुई तो पूरी बेंड नहीं हुई, थोड़ा सा बेंड हुई, तो ये उतनी बेंड नहीं हो पाई, तो ये ऐसे चली गई, तो आपका इमेज जो बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रहा है फाइनली, तो इमेज आपका दोबारा रेयर मीडियम में बनना है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। ऐसा केस अगर होगा तो इस केस में हम कैसे करेंगे, तो इस केस में हम ऐसे करेंगे, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, इस केस में नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो सी पे जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ करोगे सी पे जाएगा, एंगल आपके सारे वही रहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आपका एंगल आई होगा, ये पूरा पूरा एंगल आई होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ जो है ये एंगल आपका आर हो जाएगा, और हमने इमेज ऑब्जेक्ट और ये सब डिस्टेंस हमने अल्फा बीटा गामा मान लिए थे, तो हम ऑब्जेक्ट से अल्फा मान लेते तो ऑब्जेक्ट को फिर दोबारा अल्फा मान लेते हैं, पिछले केस में हमने ऑब्जेक्ट को भी अल्फा माना था, इमेज को हमने बीटा माना था, तो इसको बीटा मान लेते हैं, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गामा मान लेते हैं, तो ये अल्फा बीटा गामा आ गया। अब फिर दोबारा आप वही करोगे, आप बोलोगे कि हमारा ये स्नेल्स लॉ लगाओगे, साइन आई इक्वल टू साइन आर। सर वैसे ऊपर वाले फॉर्मूले से भी हो सकता है अगर हम वैल्यूज को साइन वाइज रखें तो। हाँ, लेकिन ये तो ड्राइव कर रहे हैं ना, अभी हमें नहीं पता ना कि फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा।
अभी हमें पता नहीं है, तो ड्राइव कर रहे हैं कि फार्मूला एप्लीकेबल है या नहीं है। तो जब आप इसको पुट करोगे सारा, तो यहाँ पे भी सब वही बन जाएगा। साइन स्नेल्स लॉ लगाओगे, स्नेल्स लॉ लगाने के बाद फिर आप वही एक्सटर्नल एंगल ढूंढोगे। यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल का क्या क्या रिलेशन बनेंगे आपस में, तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल का रिलेशन बना सकते हो आप। तो यहाँ पे जो आपका एक्सटर्नल एंगल का रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये एंगल आई जो है ये इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल है, इस वाले ट्राइंगल का। आई हमारा बन जाएगा इसके इसमें अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा बन जाएगा। और अगर आप और रिलेशन ढूंढना चाहो, आपको एक और रिलेशन चाहिए, तो आप लिख सकते हो इसमें ये जो आर है आपका, ये जो आर है उसको देख सकते हो आप, वो कौन से ट्राइंगल का एक्सटर्नल है। तो आर आपका इस वाले ट्राइंगल का एक्सटर्नल हो जाएगा। तो आर आपका जो वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी, मेरे ख्याल से आनी चाहिए गामा प्लस बीटा, क्योंकि ये इस ट्राइंगल आपने इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ एक्सटेंड हुआ है। तो यानी ये वाला ट्राइंगल जो है आई सी, और ये जहाँ पे इंसिडेंस होगी यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, ये इसका एक्सटर्नल है। तो ये हमारा डेरिवेशन ये बना। तो बस फिर वही है, आपको आई की वैल्यू पता है इस बार, आर की डायरेक्ट पता चल गई आपको इस बार। तो आप आई और आर में स्नेल्स लॉ लगाओगे, म्यू वन इक्वल टू म्यू वन साइन आई वन इक्वल टू म्यू टू साइन आर करोगे, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, और फिर वही टेन थीटा लगाओगे, फिर यू वी पुट करोगे, और फिर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर जो यहाँ पे आता है वो भी यही आता है सेम, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इक्वल टू म्यू टू वी माइनस म्यू वन यू। इस केस में भी आपका सेम आता है। ठीक है, ये कौन सा केस है, वर्चुअल इमेज का केस। निकाल लोगे? यस सर। ठीक है, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है भी ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द, ऑब्जेक्ट को यहाँ भी प्लेस कर सकता है वो ग्लास के अंदर भी। मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर हो या कुछ टाइप का ऐसे, या लाइट सोर्स हो कोई मान लो, तो उसको वहाँ ही पुट कर सकता है। तो सारे केस आपके पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये सरफेस आपका कॉन्वेक्स था, अगर ये कॉनकेव होता, अगर ये कॉनकेव होता, अब आपका जो नॉर्मल ड्रॉ होता है वैसे ड्रॉ होता। मान लो रे यहाँ से आ रही है और ऐसे जा रही है, अब जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे वहाँ से, यहाँ से ड्रॉ होगा आपका। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप केस बनाओगे सारे अपने, उसके अकॉर्डिंग केस बनाओगे। तो इस केस में भी आपका जो फार्मूला फाइनल निकल के आएगा, तो इस केस में फाइनली जो फार्मूला निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इक्वल टू म्यू टू वी माइनस म्यू वन। सर रेडियस की वैल्यू थोड़ी नेगेटिव में हो जाएगी बस। करेक्ट, हाँ वो रेडियस हम नेगेटिव में पुट करेंगे, है ना। तो वी कैन राइट दिस एज म्यू टू वी, इसमें भी यही आएगा आपका, म्यू टू वी म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इक्वल टू म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू। आपका ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो हमें ये भी आप ड्राइव करके देख लेना, आप ना सारे एक बार ड्राइव कर लेना, नहीं तो पेपर में निकाल नहीं पाओगे। पेपर में आप डायग्राम बनाते बनाते परेशान हो जाओगे, डायग्राम बनना कैसे। ठीक है, तो आपके सर इस डेरिवेशन में हमने साइन कन्वेंशन के साथ ही रखी थी वी और यू की वैल्यू, हाँ तो क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी होगी। ओके, आप बोल रहे हो मैंने साइन कन्वेंशन साथ रखी थी, मैं दोबारा क्यों रखूंगा वहाँ पे, जब क्वेश्चन आएगा दोबारा में साइन कन्वेंशन क्यों रखते हैं, हम रखते हो साइन कन्वेंशन के साथ हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन अब ये है कि आप क्यों रखते हो साइन कन्वेंशन के साथ, आपने तो ऑलरेडी पुट कर दिया, आपने तो ऑलरेडी पुट कर दिया, तो साइन कन्वेंशन क्यों रखते हैं, किसी भी जवाब है इसका? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब आपने सर मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन था सबका था ये, जब हम लोग पढ़ते थे हमारा भी था कि ऐसा क्यों होता है, कि भाई जब आपने ऐसा मतलब जब डेरिवेशन किया तब भी नेगेटिव रखा, फिर बाद में वैल्यू रख रहे हैं फिर भी नेगेटिव रख रहे हैं। एब्सोल्युटली, ऐसा क्यों होता है, तो आप समझ लो क्यों होता है ऐसा। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है, आपने जब डेरिवेशन किया तो आपने इसमें अज्यूम कर लिया कि आपका ऑब्जेक्ट जो है इधर को है पोल से, और इमेज इधर को है, और ऐसे ऐसे इमेज बन रही है, ऐसे ऐसे रे जा रही है, आपने अज्यूम कर लिया, अज्यूम करके आपने ये ड्राइव कर लिया पूरा इक्वेशन। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि ऑब्जेक्ट इधर को हो या उधर को हो या किधर को हो, ऑब्जेक्ट तो किधर को भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो किधर को भी हो सकता है। तो आपने ऑब्जेक्ट को जो माना है, आपने एक पोजीशन मान ली थी उसकी, तो ऑब्जेक्ट की आपने पोजीशन मानी थी, आपने नेगेटिव मान ली थी ऑलरेडी, और इमेज की आपने पॉजिटिव मान ली थी। ठीक है, इमेज की आपने पॉजिटिव मान ली थी, उससे आपने ड्राइव करके ये रिलेशन निकाला। तो आपने फिर क्या किया, फिर आपने ऑब्जेक्ट को
जो आपने ड्राइव करके निकाला, आपने फिर उसमें u की वैल्यू माइनस पुट कर दी और v की वैल्यू प्लस पुट कर दी। तो आपने क्या करा, आपने जो एजम्पशन माना था उसको आपने न्यूट्रलाइज कर लिया, अपने एजम्पशन को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। आपने वैल्यू पुट कर दी कि मैंने तो भाई नेगेटिव पुट कर दी वैल्यू, तो मैंने जो एजम्पशन माना था उसको मैंने खत्म कर दिया। अब तो u अगर चाहे मेरा प्लस होता है चाहे माइनस होता, मेरा फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड हो गया, क्योंकि मैंने माइनस माना था वो मैंने अब खत्म कर दी अपनी बात, मैंने तो माइनस पुट कर दिया वहाँ पे। तो अब ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो आपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आप एज पर फिगर वहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करोगे। एक्चुअली आपने जो डेरिवेशन किया है उसको आपने एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया फाइनली, कि आपने उसको वैल्यू अगर आप माइनस प्लस पुट करके न्यूट्रलाइज कर दिया कि अब जो भी होगा आप देख लेना क्वेश्चन में, हमने तो न्यूट्रलाइज कर दिया अपने क्वेश्चन इसको फॉर्मूले को। तो ऐसा कुछ समझ सकते हो, ठीक है? कुछ समझ में आया? यस सर। है ना? तो आपने जो एजम्पशन माना है, आपने जो एजम्पशन माना है उसको आपने न्यूट्रलाइज करा है इसको फाइनली, ठीक है? ओके। तो ओके इसमें ओके, तो इसमें आप ना सारे डेरिवेशन एक बार देख लेना जो बाकी ड्राइव किए गए हैं, जहाँ पे कि आपका मीडियम ऑब्जेक्ट जो है डेंसर में रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट रेयरर में रखा हुआ है, सरफेस आपका कॉन्वेक्स हो सकता है, सरफेस आपका कॉनकेव हो सकता है। तो यू कैन हैव मैनी काइंड ऑफ दिस थिंग, लेकिन सबका तरीका सेम है। तो आप एक बार सारे डेरिवेशन खुद करके देख लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इक्वेशन सब में सेम आएगी, इक्वेशन सब में सेम आएगी, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय। और अब किताबों में क्या लिखा हुआ है, किताबों में जो है जैसे ये है ना, हमारी इक्वेशन ये आ रही है म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इक्वल टू दिस। अब ये सब केस में आ रही है, चाहे ऐसा केस है, तीनों केस में आ रही है, चाहे ऐसा केस था चाहे आपका ऐसा केस था और इमेज यहाँ बन रही थी, चाहे आपका ऐसा केस था और इमेज यहाँ बननी थी। तो ये तीनों केस में हमने फॉर्मूला, हमारा तीनों केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड में यही आ रहा है, ठीक है? अब अगर मान लो ये उल्टा होता, ये ऑब्जेक्ट आपके इसके अंदर होता और फिर उसकी इमेज बनती, तो उसकी इमेज यहाँ बन सकती थी, यहाँ ही बन सकती थी, है ना? ये केस हो सकता था, ये फिर ये वाला केस हो सकता था कि ये सरफेस ऐसे होता, ऑब्जेक्ट इसके अंदर ही अभी भी, ये वाला केस हो सकता था, है ना? तो ये वाला केस हो सकता था। तो अब उन्होंने क्या करा है, किताब वालों ने क्या करा है, उन्होंने मान लिया इस बार, जैसे हमने यहाँ पे क्या माना था, हमने यहाँ पे माना था जैसे म्यू वन और यहाँ माना था म्यू टू। उन्होंने क्या किया इस बार, जो ये ऑब्जेक्ट है इसको मान लिया है फिर दोबारा से म्यू वन। जो ऑब्जेक्ट है उसको उन्होंने इस बार क्या किया, जब ऑब्जेक्ट मान लो आपका उसके अंदर है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका जो है मान लो सरफेस के, अगर मैं अंदर मान लूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सरफेस के अंदर मान लूँ, तो उन्होंने क्या किया, नहीं सॉरी, इसको म्यू वन नहीं, इसको उन्होंने क्या माना है, इसको उन्होंने म्यू टू माना है, ठीक है? और इसको म्यू वन माना है, इसको म्यू वन माना है, ये उन्होंने सेम रखा है। जो उनका पहले कन्वेंशन था म्यू टू म्यू वन का, उन्होंने डेंसर को म्यू टू माना है और रेयर को म्यू वन माना है। कुल मिला के किताबों ने क्या किया, डेंसर को म्यू टू माना है और रेयर को म्यू वन माना है, चाहे आपका ऑब्जेक्ट किस साइड भी हो, ठीक है? तो उनका डेरिवेशन फिर घूम के कुछ और आ जाता है, उनका डेरिवेशन घूम के, मैंने इस ये जो इसके लिए वो ड्राइव करेंगे ये तो सेम आएगा उनका, तो इसके लिए ड्राइव करेंगे तो उनका यहाँ पे डेरिवेशन उल्टा आ जाएगा। उल्टा डेरिवेशन मतलब म्यू वन की जगह म्यू टू आ जाएगा, म्यू टू की जगह पे म्यू वन आ जाएगा, ठीक है? म्यू टू की जगह पे म्यू वन आ जाएगा। लेकिन इसमें मैं याद करने के लिए क्या बोलता हूँ बच्चों को, याद करने के लिए बहुत ईजी है। देखो आप कुछ मत मानो, आप ये मानो हमेशा कि जहां देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इक्वल टू म्यू टू वी माइनस म्यू वन वी माइनस म्यू वन यू, ठीक है? ये बन रहा है फॉर्मूला। आप ये याद रखो, जहां पे मेरा u है यानी यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू वन लूंगा, और जहां पे मेरी इमेज है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू टू लूंगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जहां पे मैंने मेरी रिफ्लेक्टेड रे जा रही है उसको मैं म्यू टू लूंगा, ठीक है? उसको मैं म्यू टू लूंगा। तो मेरे ये फॉर्मूले सब में वैलिड होगा, फिर चाहे मैं इसमें लगाऊं, चाहे मैं इसमें लगाऊं, चाहे मैं इसमें लगाऊं, चाहे मैं इनमें लगाऊं, तो ये फॉर्मूला सब में वैलिड होगा। और यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर आएगा हमेशा, ठीक है? बस आपका साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूला सब में वैलिड होगा। तो आपको म्यू टू क्या लेना है, जहां पे आपकी इमेज सॉरी रे जा रही है, और यू म्यू वन क्या लेना है, जहां से इमेज आ रही है। तो
तो इमेज आपकी जो आएगी वो हमेशा यहीं से आएगी, इस केस में यहाँ से आएगी, यहाँ भी ऐसे आएगी, यहाँ भी ऐसी आएगी। इस केस में हम इसको म्यू1 लेंगे। जब ऐसा केस होगा तो हम क्या करेंगे, इमेज हमारी जो रे होगी वो यहाँ से आएगी, तो इस केस में हम इसको म्यू1 लेंगे और बाहर वाले को म्यू2, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे मेरी यहाँ जा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे मेरी यहाँ जा रही है, तो इसको मैं म्यू2 लूंगा। तो जहाँ पे हमारा u है उसको म्यू1 ले लो, जहाँ पे v है, v नहीं माने जहाँ पे ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे है और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, वहां पे ये लूंगा। ये समझ में आई बात? तो फॉर्मूला मेरा हमेशा यही रहेगा। क्लियर हुआ ये? यस सर, अब तो बाय कर लीजिए सर। हाँ कर रहा हूँ बस। ओहो, अच्छा, तो इसमें बस ये ध्यान रखना, मैंने ये बोला है कि जहाँ पे रे आ रही है और जहाँ से रे जा रही है, मैंने ये बोला है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला जहाँ इमेज बन रही है। इमेज हो सकता है वर्चुअल इमेज बन रही है तो उसी मीडियम में दोबारा बन जाए इमेज, उसी मीडियम में दोबारा बन जाए, तो मुझे उस केस में भी म्यू2 वही लेना है। जैसे इस केस में हमारा जो वर्चुअल इमेज बन रही थी, जब इमेज हमारी इस साइड को बनेगी मान लो, तो इस केस में भी मैं म्यू2 जो है यहाँ लूंगा और म्यू1 कहाँ लूंगा, जहाँ से मेरी रे आ रही थी। ये तो म्यू1 हो गया, म्यू2 मेरी रे इधर को जाएगी एक्चुअली, तो म्यू2 मैं इसको ही लूंगा। ऐसे नहीं कि आपने म्यू2 फिर दोबारा म्यू1 आई वाले की साइड ले लिया, तो जिधर को मेरी रिफ्लेक्टेड रे जा रही है उधर को लूंगा, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला ऑलवेज विल बी दिस। तो आप एक बार सारे डेरिवेशन देख लेना करके जो हमारे सारे केस बन रहे हैं, और अगली क्लास में फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम आपको लेंस मेकर फॉर्मूला देखना है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर और इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तो पेपर में होगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू अगेन।